हेलो एवरीवन। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की जर्नी को कंप्लीट करता है और साथ ही साथ उसके बाद गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ में एग्जामिनेशन को क्रैक करता है। जी हाँ, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो खुद को इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे, इसलिए शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो आप ही की तरह था और जो एक एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हैं, जो पढ़ाई में बहुत ना तो टॉपर था ना ही एक तरह से बोल सकते हैं कि हमेशा उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। एक तरह से एवरेज स्टूडेंट था जो कि नॉर्मल सपने थे, उसके डिजायर्स थे जिसको उसको फुलफिल करना था और उसने अपनी प्रिपरेशन अपने स्कूल के दिनों से स्टार्ट की गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले की। तो उसने क्या किया, प्रिपरेशन किया, मेहनत किया, मेहनत करते करते उसने अपने जो कॉलेज में जाने के सपने हैं उसको पूरा किया, जैसा कि आप लोगों ने भी बीटेक या डिप्लोमा किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ रोहन की, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि एक, जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि एवरेज स्टूडेंट था। इसने खूब मेहनत करी और उसके बाद अपने कॉलेज में जाने के ड्रीम को पूरा किया, कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद इसने अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही कायदे से स्टार्ट किया और अपनी प्रिपरेशन के लिए जो भी इसेंशियल चीज़ें होती थी उसके लिए वो अपने सीनियर को कंसल्ट करता था, जो भी उसके कॉलेज के सीनियर्स थे उनसे बात करता था, कुछ रेफरेंस मटेरियल्स वगैरह खरीद के लाया, देखता रहता था। उसके अंदर जिज्ञासा थी आगे बढ़ने की, जो कि उसका अल्टीमेट ड्रीम था, जैसा कि आप सभी का होता है कि कॉलेज से निकलने के बाद एक अच्छी जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट, लेकिन प्रेफरेंस वो गवर्नमेंट जॉब को देता था, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का क्या मायने मतलब होता है। जी हाँ। तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर में जैसे ही वो जाता है रोहन, और सेकेंड ईयर में उसके सीनियर्स मिलते हैं, उससे सीनियर से पूछता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जानी चाहिए, कौन कौन सी इसेंशियल चीज़ें होंगी हमारे कॉलेज से निकलने के बाद जो हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। और चूंकि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर तो यूं ही बीत जाता है, फर्स्ट ईयर का टाइम ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट अभी कॉलेज को समझते हैं, लोगों को जानते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, और उसमें आपका फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर बीत जाते हैं। सेकेंड ईयर में बेसिकली बच्चे थोड़े से सिंसियर होना स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे लोग थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होते हैं। लेकिन रोहन के अंदर ये था कि उसने क्या किया कि सेकेंड ईयर में अपने सीनियरों से बात करा, सीनियर ने उनको बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे उनके सामने। और जैसा कि सीनियर्स भी इस तरीके से जिज्ञासु होंगे तो उनको पता था कि कौन कौन से फील्ड हमारे लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई के एग्जामिनेशन है, जिसमें स्टेट जेई के एग्जामिनेशन है, सेंट्रल लेवल पे जेई के एग्जामिनेशन होते हैं, उसी तरीके से एई के एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट इंजीनियर के होते हैं। और इन तमाम वैकेंसीज में जनरली एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसके साथ साथ में कुछ और अपॉर्चुनिटी होती हैं बीटेक होल्डर्स के लिए, जो गेट वगैरह में जाके एमटेक कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं या फिर पीएसयू में दाखिला ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे उनके सीनियरों ने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया उसको, एक एक चीजें बहुत अच्छे से बताई, और एसएससी जेई के बारे में उसने उनको बताया। एसएससी जेई के बारे में जब रोहन ने सुना तो एसएससी जेई एग्जामिनेशन, उसको लगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसमें, एसएससी जेई का रिक्रूटमेंट हर साल होता है और पास आउट स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एसएससी जेई के बारे में उसकी जानने की इच्छा हुई और एसएससी के जेई के बारे में उसने वन बाय वन करके सारी डिटेल उनसे जमा करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्राइटेरिया एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए होनी चाहिए, वो उनके सीनियरों ने बताया, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीटेक एंड डिप्लोमा स्टूडेंट दोनों ही एलिजिबल होते हैं, पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। इसमें बहुत सारे तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो आपको एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के थ्रू मिलते हैं, जिसमें आपके सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे तमाम अच्छी अच्छी वैकेंसी, सीडब्ल्यूसी वगैरह भी इसमें एलिजिबल होते हैं, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उन डिपार्टमेंट में आप एज अ जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे चले जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया 32 या 30 वर्ष, 30 वर्ष कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट में 32 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए है, और बाकी की कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि पास आउट स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब फॉर्म फिलिंग की जो डेट आती है, जिस दिन फॉर्म का क्लोजिंग डेट होता है, उससे पहले आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे डिग्री का या डिप्लोमा का, राइट। तो इसको एक आइडिया लग जाता है रोहन को कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो एग्जामिनेशन देने से पहले होनी चाहिए। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, अभी मैं कॉलेज में हूँ, मेरे पास कम से कम 3 वर्षों का समय है, 3 वर्ष में मैं चाहूँ तो
इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूँ और ये गवर्नमेंट जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, तो क्यों ना इसकी प्रिपरेशन की जाए। रोहन को जिज्ञासा बढ़ी और इस एग्जामिनेशन के बारे में और कुछ सवाल उसने पूछना स्टार्ट कर दिया अपने सीनियर्स को, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, आपसे पूछा जाए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है एसएससी जेई का, तो बखूबी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हो मैं बता दूं आपको, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो लेटेस्ट पैटर्न है वो क्या है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे दो पेपर आपके होने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो फर्स्ट पेपर है, जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर की देखने को मिलती है, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का देखने को मिलता है, और आपका इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट, जैसे सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 200 नंबर का ये पूरा पेपर 1 होता है। इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पेपर 2 यानी कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जो कि प्योरली आपकी ब्रांच बेसिस पे आएगा, ये रिटन एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे जैसे आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ पे जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, तीनों का सेपरेट पेपर होता है, और सिविल वाले बच्चे जो होंगे उनको सिविल के ही क्वेश्चंस पूरे देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और इनका जो मार्क्स का अलॉटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, रीजनिंग भी 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, और टेक्निकल यानी कि सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए यहाँ भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। 2 घंटे यहाँ पे समय दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब होती है 1/4 की। और इस तरीके से यहाँ पे जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाते हैं, उसको फिर मौका मिलता है पेपर 2 को देने का। इसी तरीके से पेपर 2 में जब आप पहुंचते हैं तो 300 नंबर का यहाँ पे टेक्निकल का पेपर केवल डिस्क्रिप्टिव होता है, और इसके लिए भी 2 घंटे का समय आपके लिए निर्धारित है। 2 घंटे में आपको अपने पेपर को कंप्लीट करना होता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद रोहन को ये लगता है कि ये पेपर 2 पड़ाव में हो रहा है, और पहला पड़ाव ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे है। ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन अलग होती होगी, सब्जेक्टिव प्रिपरेशन अलग होती होगी, कट ऑफ क्या जाती होगी, किस तरीके से कितने नंबर पे, बहुत सारे तमाम सवाल उसके दिमाग में आने लगे। उसने फिर पूछा अपने सीनियर से कि क्या रहता है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का कट ऑफ, कितने नंबर पे हम सेलेक्ट हो सकते हैं या मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना सकते हैं, और जो टॉप के डिपार्टमेंट हैं जैसे आपने बोला सीपीडब्ल्यूडी, इन सब डिपार्टमेंट को लेने के लिए उनकी कितने मार्क्स चाहिए। तो उस पे सीनियरों को हालांकि बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं था, लेकिन मैं आपको जरूर आइडिया दूंगा इस वीडियो में। गाइज, यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, उनको सिविल ब्रांच है उनकी, तो प्री में लगभग उनको 120 प्लस, 200 में से 120 प्लस स्कोर करना होता है, क्योंकि सिविल की सीटें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों को 140 प्लस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को स्कोर करना पड़ता है। थोड़ा बहुत कट ऑफ में ऊपर नीचे होता है, 5 से 7 नंबर ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से वैकेंसीज पे डिपेंड करते हैं और पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, ये थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन इस समय का सिनेरियो यही चल रहा है कि आपको सिविल में प्री क्लियर करना है तो 120 प्लस एटलीस्ट आपको स्कोर करना पड़ेगा, राइट। अब प्री के मार्क्स और मेंस के मार्क्स दोनों ही जुड़ते हैं और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि 200 और प्लस 300 500 नंबरों का पेपर, जिसमें से अगर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको एटलीस्ट 380 370 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो 500 में, तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है, राइट। सिविल वालों के लिए बोल रहा हूँ। अब ये सारी बातें जानने के बाद डिपार्टमेंट के बारे में जैसे डिटेल एक आइडिया होना चाहिए आप लोगों की, कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी तरीके से इन सभी डिपार्टमेंट की कट ऑफ अलग अलग जाती हैं, जिसमें आपको कुछ डिपार्टमेंट की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको देख सकते हो, आप लोग समझ सकते हो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो उस रोहन की तरह। आता हूँ रोहन पे, पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट की लिस्ट है, उसको देख लीजिए। बीआरओ है, यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी है, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल पावर रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, क्वालिटी डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, फरक्का बैराज प्रोडक्ट, और उसके बाद एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बहुत लोगों का ड्रीम होता है एमईएस में जाना, ठीक है, एनटीआरओ वगैरह, तमाम तरीके के डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद रोहन फिर इसके बाद क्या सोचता है कि अब एग्जामिनेशन के बारे में मुझे पता चल गया, अब इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, और अगर मैं कॉलेज में हूँ, जैसा कि रोहन सेकेंड ईयर में था उस समय, तो कॉलेज में पढ़ते हुए कौन कौन से सब्जेक्ट को वो क्लियर कर सकता है एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने फिर सिलेबस के बारे में पूछा, तो सिलेबस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सिलेबस क्या क्या होता है और किस तरीके से आपको पढ़ना है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो एक रोहन की तरह। तो यहाँ पे देखिए एसएससी जेई का जो सिलेबस है,
इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये पूरे के पूरे जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, जिसमें एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, मैट्रिसेस, ये बहुत छोटे छोटे ब्लड रिलेशन सीरीज, इन सब टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करें एसएससी जेई के लिए। कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट किताबें हैं, मेंटर्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का ये पर्टिकुलर सिलेबस है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये पूरा पोर्शन एंड स्टैटिक जीके कंप्लीट आ जाता है इसमें, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आ ही रहा है, साइंस वाला पोर्शन, साथ साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 50 नंबर का इसका वेटेज होता है। और इसको भी आप सिस्टमेटिक वे में अगर कंप्लीट करो तो बहुत कायदे से अपने कॉलेज ड्यूरेशन में, चूंकि आपने ट्वेल्थ पास किया है तो ट्वेल्थ या टेंथ में आपने बहुत सारे पोर्शन को इसमें कवर कर लिया होता है, उसको बस थोड़ा सा रिवाइज करना होता है। आते हैं मुद्दे पे, सिविल इंजीनियरिंग में जो एस्पिरेंट हैं या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, उनको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता होती है। गाइस सिविल में ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्टेड हैं, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, इसको आप सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ साथ भी पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना होगा, बस थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना होगा। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी कॉलेज में टीचर्स उतने ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं पढ़ाते होंगे, उनको मैं कहूँगा, लास्ट में वीडियो के बाद सजेस्ट भी करूँगा कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कॉलेज में साथ साथ में कंप्लीट कर सकते हो और कॉलेज के बाद आपको तुरंत एग्जामिनेशन देके अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिविल वालों के लिए इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए ये सारा का सारा सिलेबस है, देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, एसी फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक मशीन, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस दीज आर दी सिलेबस जो कि अक्सर एसएससी जेई में पूछा जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिलेबस के पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने दिमाग में रख सकते हो अगर आपकी ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो। मैकेनिकल में देखिए यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक वाइज बाइफर्केशन करके सब्जेक्ट को ब्रेक कर दिया गया है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बॉयलर्स, आईसी इंजन, क्लासिफिकेशन, रैंकाइन साइकिल, स्पेसिफिकेशन। दीज आर दी टॉपिक जिनको आपको सिलेबस में कवर करना होता है। और इनमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके सेकेंड ईयर में आएंगे, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो थर्ड ईयर में आएंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में आएंगे। बेसिकली इन एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेट जो होती है वो आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की पूरी पढ़ाई से रिलेटेड होती है। वहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मोर और लेस मैं बोलूँ तो थर्ड ईयर में ज्यादातर पोर्शन आपको देखने को मिलता है जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहां पे फर्स्ट ईयर का भी रोल आ जाता है, जैसे कि गेट के एग्जामिनेशन है, राइट। अब ये सारी बातें जब रोहन को पता चलती हैं तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि यस, अब हमें सारी चीजें पता चल चुकी हैं, चाहे एग्जाम का पैटर्न की बात कर लो, एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात कर लो, एग्जामिनेशन के कट ऑफ की बात कर लो, एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ उसको कॉलेज में ही पता चल जाता है। और जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को भी पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें एसेंशियल है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। अब रही बात की, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कसर ना रहे। उसके बाद बताऊंगा कि रोहन ने सिलेक्शन कैसे लिया, क्या क्या चीजें उसने इंप्लीमेंट की। यहाँ पे गाइज बहुत सारे बच्चों का पूछना ये होता है कि क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, क्या कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। यहाँ पे कैटेगरी का रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं एज पर योर नॉर्म्स, गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, चाहे रिजर्वेशन का हो, चाहे एज रिलैक्सेशन का हो, एक्स सर्विसमैन के लिए हो, सब कुछ यहाँ भी एलिजिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यहाँ पे सारे बच्चे ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब जब प्रिपरेशन करना आप शुरू कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है आपको, ये समझिएगा। सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई। सिलेबस ओरिएंटेड अगर आप नहीं पढ़ते हो किसी एग्जामिनेशन के लिए, रैंडम पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख के रख लो। क्योंकि एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट बहुत लिमिट तक कंसाइज करके एकदम कन्फाइंड सिलेबस बना दिया गया है। अब सिलेबस से बाहर जा रहे हो आप, एडिशनल चीजों को ढूंढने के चक्कर में जा रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है कि ये इंजीनियरिंग तो है लेकिन इस इंजीनियरिंग का इस एग्जाम में कोई रोल नहीं है। लाइकवाइज कॉलेज में बहुत सारे आपने ऐसे प्रोजेक्ट करे होंगे जिस प्रोजेक्ट का ना तो आपके सिलेक्शन में ना ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कोई रोल नहीं होता है। कई लोग ग्रीन कंक्रीटिंग पे रिसर्च करते हैं, सोलर पैनल से कुछ ना कुछ चीजें बनाते हैं और उसमें 3 से 4 महीने अपना वेस्ट करते हैं।
वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर टेस्टिंग जो होती है, लैब टेस्ट होते हैं कॉलेज में, उन लैब टेस्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। जैसे बिटुमिन का टेस्ट हुआ, कंक्रीट का टेस्ट हुआ, उसकी स्ट्रेंथ का टेस्ट हुआ, क्यूब बना के आपने स्ट्रेंथ टेस्ट किया होगा। तो इन सब टेस्ट को यूज़ करोगे जो आपके सिलेबस में है, अपने प्रैक्टिकल भी कर लिया तो वो आपके काम आएंगे। कई बार क्या होता है, हम उल्टे सीधे उल जलूल नए नए टॉपिक ले लेते हैं और 3 से 4 महीना आराम से फाइनल ईयर का बिता देते हैं उन सब टॉपिक में जहाँ पे आपका एग्जाम में उसका कोई रोल नहीं है, ना ही एक क्वेश्चन आना है। तो ये सब बात तो छोटी छोटी बातें हैं गाइज, लेकिन इनका ध्यान रखेंगे आप तो आपको हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन में। रही बात मटेरियल की, स्टडी मटेरियल की, बुक्स एंड स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ने, सबसे पहला आपको काम करना है, फर्स्ट आपको PYQ प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक, तमाम तरीके की मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी एक किताब को आपने मंगा लिया, या फिर आपके पास PDF मिल जा रही है तो PDF पे देख लिया। वहां से आपको क्वेश्चन देख के ये अंदाजा लग जाएगा कि इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वो नहीं देखना है तो इंजीनियर्स अड्डा पे डेली मैं 8 बजे यूट्यूब पे क्लासेस भी लेता हूँ, वहां से भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि SSC JEE में यूट्यूब पे ही जो क्लासेस करोगे उसमें पता चल जाएगा कि SSC JEE में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, किस तरीके के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी चूंकि हर साल एग्जामिनेशन होते हैं, इस साल भी एग्जामिनेशन अक्टूबर में होने वाले हैं 2023 में, ये नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको आप देख सकते हो एग्जाम कैलेंडर। और 16 अगस्त तक फॉर्म फिलिंग होगी, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसकी भी इंटीमेशन मैं आपको इसी चैनल पे कर दूंगा। लेकिन रही बात कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, PYQ बुक लाने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, PYQ बुक लाने से सिलेक्शन नहीं, उससे अंदाजा लग जाएगा आपको कि आपको पढ़ना क्या है, राइट, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अब पढ़ने के लिए आपके पास कॉलेज में जो रेफरेंस बुक होती हैं, जैसे बीटेक कर रहे हो तो बीटेक वाली जो किताबें होती हैं, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक, सर्वेइंग की है, ठीक है, RCC की है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की है, फ्लूइड मैकेनिक्स की है, तो इन सब बुक्स को आप चाहो तो कायदे से सिस्टमेटिक, सिलेबस ओरिएंटेड टू द पॉइंट पढ़ सकते हो। जो जो पॉइंट सिलेबस में दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को वहां अंडरलाइन करके आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हाइलाइटर ले लिया, उन पॉइंट्स को आप रिवाइज कर रहे हो बार बार और उनसे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपको किसी भी मेंटर की जरूरत नहीं है। आपको ज़्यादातर पोर्शन वहां से पढ़ने के बाद लगभग लगभग अगर आप कर ले रहे हो तो आपको किसी भी मेंटरशिप की जरूरत नहीं है, आप खुद से पढ़िए और यूट्यूब पे आप सेशंस को अटेंड कीजिए जो फ्री सेशंस हैं, राइट। इसके अलावा अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कॉलेज में अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अगर, सच बता रहा हूँ गाइस कि इतनी इंटरेस्टिंग है इंजीनियरिंग ना, अगर आप कायदे से पढ़ते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। रोहन ने क्या करा, रोहन की स्टोरी पे आते हैं। रोहन ने क्या करा कि PYQ तो कॉलेज से ही लगाना स्टार्ट किया, सेकंड ईयर में उसने थोड़ा बहुत सिलेबस को जाना, सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट किया, थर्ड ईयर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए। पूरे थर्ड ईयर में पैरेलली सेमेस्टर के 2 सेमेस्टर होते हैं, पूरे पैरेलली सेमेस्टर के उसने प्रैक्टिस करा, फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वगैरह आ गए, थोड़ा बहुत उधर टाइम वेस्ट हुआ जरूर, लेकिन उसके बाद उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसी आपको मिलेंगी जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए रूटीन बन जाएगा, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद उसने एक रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। टेस्ट सीरीज में उसको रियलाइज हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन उससे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद उसने इसी तरीके से ऑनलाइन किसी ना किसी चैनल पे जाके वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट देखें, बहुत सारे तमाम कंटेंट आज की डेट में फ्री भी अवेलेबल है, उन कंटेंट को देखना स्टार्ट किया और वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। कॉलेज बीतने के बाद उसने एग्जामिनेशन दिया SSC JEE का और वहां पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहां पे उसको निराशा हाथ लगी, क्यों? क्योंकि उसको पता चला कि उसने एग्जाम की तो तैयारी की लेकिन एग्जाम इन्वायरमेंट में तैयारी नहीं की। यानी कि प्रैक्टिस जब भी करो आपको टू द पॉइंट उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो। कभी भी आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है, तो आप ये मत सोचो कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन है तो इसको मैं 1 घंटे में दूंगा। आपको टाइम डिवाइड बिल्कुल करना है, जैसा कि एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2 घंटे का समय मिल रहा है, तो आप 100 क्वेश्चंस को किसी भी हालत में 1 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में परफॉर्म अल्टीमेटली नहीं कर पाएंगे। तो ये कमी थी और इस कमी को फिर रेक्टिफाई किया, और उसके बाद इस कमी को रेक्टिफाई करने के बाद, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद, कुछ मेंटर्स के अंडर में पढ़ने के बाद इसने अपने एग्जामिनेशन को अगले साल क्लियर किया और CPWD SSC JEE के थ्रू वहाँ पे इसको जॉब मिली। हालांकि अब इस जॉब में है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इसने बहुत मेहनत की, और साथ ही साथ उस एग्जामिनेशन के बाद इसके बहुत सारे एग्जामिनेशन, अन्य एग्जामिनेशन
भी निकले, जैसे कि यूपी के कुछ एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनेशन निकले और उसके बाद उनमें से किसी न किसी एक एग्जामिनेशन को इसने जॉब एज अ जॉब ज्वाइन करके और अपने जॉब को स्टार्ट कर दिया, और प्रिपरेशन करने के साथ साथ, अपने जॉब करने के साथ साथ उस प्रिपरेशन जर्नी को उसने कंटिन्यू रखा। पढ़ने का, देखो पढ़ने का सिलसिला जो होता है वो कभी एंड नहीं होना चाहिए, मेरा यही मानना है। अपने सभी के सभी एस्पिरेंट को मैं यही समझाता हूँ कि आपने आज अगर एक प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो वो प्रिपरेशन कल एंड नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका सिलेक्शन ही क्यों ना हो जाए। सिलेक्शन हो जा रहा है उसके बाद भी आपको अपनी रूटीन हमेशा अपनी ऐसी बना के रखनी चाहिए कि अपने लाइफ में एजुकेशन के महत्व को समझते रहिए, और एजुकेशन जो आपको सिखाया है, जिसने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम इंजीनियर्स बन जाते हैं और छोटे छोटे एग्जामिनेशन निकालने के बाद हम कभी कभी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भूल जाते हैं सारी चीज़ों को, और बाद में फिर रियलाइज़ होता है किसी एक पॉइंट पे कि नहीं यार, मुझे अभी पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जेई के एग्जामिनेशन को निकाला, जेई के बाद एई को निकाला, एई के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाला। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल पड़े हुए हैं समाज में, मार्केट में, आपके आसपास। उनसे कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, पढ़िए आप भी। मैं मानता हूं कि जितने व्यूअर्स यहाँ पे इंजीनियर सेटअप हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे रोहन, रमेश, सुरेश, दिनेश, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके अंदर इतना विल है कि वो चाहे तो 6 से 7 महीने में इस जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको एक पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। और जितने भी बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से बोलूँगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत है, मेंटरशिप की हेल्प चाहिए, तो मैं यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हूँ इंजीनियर अड्डा के चैनल पे। आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ के वहाँ पढ़ सकते हैं। पेड क्लासेस में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं गाइज। आपको भी बता दूं कि जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ज़रूरत है एक प्रॉपर मेंटरशिप की और सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई की, तो डेफिनेटली आप पेड क्लासेस में आके जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंजीनियर अड्डा के इस चैनल पे। और ये सारे के सारे जो बैचेज हैं ये अवेलेबल हैं आप सभी के लिए। जैसे कि यहाँ पे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें इंजीनियरिंग महापैक्स इस तरीके से दिखाई देते हैं आपको। आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग महापैक, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसमें सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो मेंटर्स जो ले रहे होंगे जिस एग्जामिनेशन के लिए, उनकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। इनफैक्ट पहले से भी बहुत सारे रिकॉर्डेड कंटेंट होंगे जिसमें आपको बहुत सारी क्लासेस होंगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए और तमाम एजेई एग्जामिनेशन की सारी रिकॉर्डेड वीडियो इसके अंदर अवेलेबल होंगी। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगे, मतलब एक स्टूडेंट को जो पढ़ने के लिए जो जो एसेंशियल चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जुड़ कैसे सकते हैं, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आप अगर कॉलेज में हैं या पास आउट कर चुके हैं, डेफिनेटली आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाना है। उसमें आपको इनरोल करना है अपने ईमेल एड्रेस से, और उसके बाद आपको गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स में एक सेक्शन दिखाई देगा इंजीनियरिंग महापैक, उस पर क्लिक करोगे। उसकी प्राइस जो है थोड़ी सी ज़्यादा आपको दिखाई देगी, लेकिन गाइज यहाँ पे ये कूपन कोड जो आपको दिया जा रहा है, इस कूपन कोड को याद रखना, Y293। जैसे ही कोई स्टूडेंट इस कूपन कोड को अप्लाई करता है, वहाँ पे पहले से भी कुछ कूपन कोड एडेड होंगे। इस कूपन कोड को आपको टाइप करना होगा और टाइप करके अप्लाई करना होगा। जैसे ही अप्लाई करते हो, आपको इन सभी बैचेस की प्राइस, जो लोएस्ट प्राइस होगी, उस लोएस्ट प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। लगभग 3,000 से 4,000 के बीच में टेक्निकल की पढ़ाई, नॉन टेक्निकल की पढ़ाई, पूरी की पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ आपको दिया जा रहा है इस महापैक में। 6 मंथ और 12 मंथ की वैलिडिटी में अवेलेबल है। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जाइए ज्वाइन कीजिए सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का महापैक। अगर आप स्पेसिफिक किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे एसएससी जेई के कोर्स में, तो एसएससी जेई का पर्टिकुलर बैच भी है जो महापैक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन कोई स्टूडेंट अलग से इसको ज्वाइन करना चाहता है, तो देखिए एसएससी जेई सिविल का 3.0 बैच जो है, ये 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 16 जनवरी से। ये भी मैकेनिकल का 2.0 नया बैच है, 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग डेट देखो बैचेस के नीचे यहाँ पे लिखी रहती है, राइट। यहाँ भी 16 जनवरी है, और यहाँ भी 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेकंड बैच, 2.0 बैच, और सिविल का ये थर्ड बैच है। सेकंड बैच अभी स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले, देखिए 2 जनवरी से सिविल इंजीनियरिंग का 2.0 बैच स्टार्ट हुआ था। जो बच्चे इसमें पढ़ना चाहते हैं, इसमें अभी जो क्लासेस, कुछ क्लासेस जो निकली हैं 7-8 दिन की, वो रिकॉर्डेड वीडियो
आपको मिल जाएगा इसमें, और इस बैच में भी आप इनरोल कर सकते हो। सभी के सभी एस्पिरेंट को किसी भी बैच में एनरोलमेंट करना है तो उसके लिए आपके पास डिस्काउंट कूपन कोड केवल और केवल ये है Y293, जिससे आपको ये मिनिमम प्राइस में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं। राइट, मेंस का भी बैच है अवेलेबल है, जो प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। हालांकि ये फाउंडेशन बैच में जो बच्चे नए बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, उनको प्री मेंस दोनों की तैयारी इसी में मिल जाएगी कंप्लीट। मतलब आपको एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही अप्रोच से इसमें पढ़ाया जा रहा है। राइट, तो गाइज फटाफट एनरोल करें अगर आपको लगता है कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है 2023 में, और एक सफल कैंडिडेट बन के निकलना है, आपको सिलेक्शन लेना है 2023 में। आपने प्रण लिया है कि इस बार तो सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। वैकेंसीज कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, बस आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कीजिए। और एक बार मैं लास्ट में फिर से कहना चाहूँगा कि किसी को भी खुद में डिमोटिवेट होने के रीजंस नहीं ढूंढने हैं। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, प्रिपरेशन कीजिए जुनून के साथ, और ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। थैंक यू सो मच।